बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि हमारे पास में 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं और तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल अपन ने कहाँ रखे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रख दिए गए। तो आप ऐसा मान के चलो, ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ पर स्मॉल एम मास है, यहाँ पर भी स्मॉल एम मास है और बच्चों यहाँ पर भी स्मॉल एम मास है। लेंथ हर की कितनी है, हर एक साइड की कितनी कर देते हैं, ए बोल देते हैं बच्चों। अब हमने क्या कहा कि जो फोर्थ पार्टिकल है वो रखा गया है कहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। तो बच्चों ऐसा मान लेते हैं कि चौथा पॉइंट जो है वो स्मॉल एम मास हमने यहाँ रख लिया है और इस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेटा मैं साझा कर देता हूँ आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। दो ऑब्जेक्ट के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, दो मास के बीच में लगता है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्टिकल ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि भाई आ जा, ये कहेगा भाई तू मेरी तरफ आ जा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी रहे, a/2। ऐसे ही इधर की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो गई, a/2। तो दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या समझें कि ये वाला जो फोर्स F है तो ये भी कितना होगा, F। ये मैं F क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बच्चों कितनी आ रही है, सेम आ रही है। तो हम बोलेंगे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएंगे, सेम सेम ही आ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। थोड़ी देर पहले आपको बताया था 180 डिग्री पर अगर कोई दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। बोले तो परिणामी कितना, 0। अब भाई हमारे पास इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया है। बच्चों ये रह गया अभी भी। अब ये डिस्टेंस कितनी बोलोगे, अब बहुत सारे कहेंगे कि सर ये तो डिस्टेंस का ही आइडिया नहीं है। तो एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना है, 60 डिग्री है और ये a आ रहा है तो ये कितना हो गया, a sin 60 और ये कितना, a cos 60, तो a/2। और नहीं तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास a है, ये a/2 है तो ये हो जाएगा √3a/2। और इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि अगर बच्चों आपके पास ये a है तो ये कितना हो जाएगा, a sin 60 भी आप कह सकते हैं, कितना, a sin 60। बच्चों a sin 60 की वैल्यू √3/2 तो यही बन जाएगी। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो F = G, m1 m2। तो हमारे पास कितना हो गया, m², दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर √3a/2 का होल स्क्वायर। तो भाई लोगों हमारे पास में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 2 का कितना, 4, 4gm² अपॉन में कितना आ गया, 3a²। तो यही नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई है। बस ध्यान ये रखना है कि कभी इनको जोड़ मत देना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव नेचर होती है। ये अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से क्या होगा, इसको ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको ये इधर करेगा। इसका मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होने की वजह से अपोजिट हैं और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। बचेगा कौन सा, ये वाला, दो मास के बीच में लग रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को गलत मत कर देना, √3a/2 होती है, इसका होल स्क्वायर आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फटाक दे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास में अर्थ सरफेस से h = 2r हाइट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो अर्थ सरफेस पर हिट होने से पहले उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं, ये बच्चों हमारे पास में अर्थ हो गई, रेडियस कितनी है, r। अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर, h = 2r। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इसको रिलीज किया गया है, ड्रॉप करना, रिलीज करना, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई रहे, 0। अब मैं पहले तो ये देखूं कि यार जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, जिसकी वजह से बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करवा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे
एक ऑब्जेक्ट के हम एक पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट को यहाँ, सपोज करो कि ये पॉइंट कितना है ए, ये कितना है बी। इस पॉइंट पर टकराते टाइम इसकी स्पीड बच्चों आपको कैलकुलेट करनी है कि v कितना आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मास कितना m। ये बच्चों हमारे पास में क्या है, अर्थ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, मीटर नहीं 6400 किलोमीटर। और ये जो आपके पास में m है वो क्या है, अर्थ का मास है। इसको 5.24 या 5 कितना 5.9 या फिर 6 × 10⁻24 आप मेंशन कर सकते हैं जी। तो देखो सबसे पहले हम ऐसा बोलें कि यार टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी बी पॉइंट के बराबर होगी। अब ए पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कितना हो गया, 1/2 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, माइनस का Gm अपॉन में कितना बच्चों r। यहाँ मैं कैपिटल आर कर दूँ, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो जैसे ही बी पॉइंट की बात करें, रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, काइनेटिक कितनी 0, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी माइनस Gm अपॉन में कितना r+h, और r+h हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। तो हम ये समझें कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है Gm अपॉन r+h। h की वैल्यू बच्चों कितनी है 2r। ये 2r जैसे ही आप यहाँ मेंशन करोगे तो कितना हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब देखो m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ से हम बोलेंगे v²/2, ये आपके पास में हो गया Gm/r। इस डायरेक्शन की हम बात करें तो माइनस का Gm/ कितना आ गया 3r। इसको हम जैसे ही उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा v²/2 माइनस का Gm/3r, माइनस उधर जाते ही क्या हो गया बच्चों प्लस Gm/r। क्या हम यहाँ एलसीएम लें, ये 3 यहाँ जाएगा, 3 में से गए तो 2, 2Gm/ में कितना 3r। बच्चों v²/2, 2 से 2 कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा जनाब, v² = 2 दूनी 4, 4Gm/ में कितना 3r। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट में तब्दील हो जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हैं v √2, नहीं 2 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया जी कितना Gm/3r। यहाँ बच्चों कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, अर्थ का मास, r क्या है भाई, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप इजीली अप्रोच लगा के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना आता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट्स के बीच की डिस्टेंस भी आपको ऑलरेडी गिवन है, और दोनों पार्ट्स के बीच में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो दोनों पार्ट का मास का रेशियो क्या आएगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमारे पास में स्मॉल m मास का है और दूसरा कितना है कैपिटल M माइनस स्मॉल m है। ये दूसरी ऑब्जेक्ट हो गई, पार्ट हो गया, और ये आपके पास में पहला पार्ट हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस बोले गए, स्मॉल d डिस्टेंस बोले गई है। तो हम एक काम तो ये करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल G, और ये कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन में कितना d²। बच्चों अगर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम ये जानते हैं कि भैया इसका जिसमें ब्रेक हो रहा है स्मॉल m के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कितना कर देंगे 0, और ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। अगर हम मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कितना कर देंगे 0। अब देखो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हम ये कह देते हैं कि भाई G/d² तो वैसे भी 0 में चला गया, इसको हम सोल्व करें या इसी को आगे ऐसा बोल देते हैं G/m कैपिटल M माइनस में कितना हो गया m², और ये बच्चों हमारे पास में आ गया d²। जब डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल m का 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा कैपिटल M माइनस 2m इज इक्वल टू कितना 0। स्मॉल m की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई m/2। अब आपको लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम कैसे सेव करें, मतलब टाइम को हम कैसे बचा सकें। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हम ये जानते हैं कि दोनों के
मास के प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आप जानते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, दोनों जो पार्ट्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अब एग्जाम्पल ले लो भाई एक, कि मान लो कैपिटल M 10 kg का है। सपोज करने में क्या जाता है जी, पहला पार्ट हम कहते हैं 1 kg का है और दूसरा के पार्ट जो है बच्चों वो हमारे पास में 9 kg का है। ऐसे ही दूसरा पार्ट हम मान लो इसमें पहला 2 kg का है, दूसरा 8 kg का है, ये भाई हमारे पास में 3 kg का है और ये हमारे पास में 7 kg का हो गया। बच्चों ये 4 kg का है तो ये कितने का हो गया, 6 kg का। ये 5 kg का है तो ये कितने का हो गया, 5 kg का। आपने क्या नोटिस किया कि भाई दोनों में देखो प्रोडक्ट की बात चल रही है ना, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया रे, 9, इसका कितना 16, ये 21, 24, ये कितना 25। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, जिसमें दोनों पार्ट्स का मास है वो इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास में रेशियो था वो रेशियो तो बच्चों कितना हो गया, 1। तो हम ऐसा कहते हैं M1/M2 = 1:1। और यहाँ आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब सेम अगर कोई बॉडी पार्ट में टूटेगी तो वो हाफ हो जाएगा। तो 10 kg का 5 kg और 5 kg, तो रेशियो कितना आया, 1। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप ये जानते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट किसके, मास के, उनके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम आएगा, ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम आएगा। तो अपने छोटे से एग्जाम्पल सोल्व कर लिया। इस केस को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको ये इतना सब कुछ करने की, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें ये बोला गया कि दो पार्टिकल जो दोनों मास में क्या है, एक दूसरे के इक्वल, और दोनों ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स की वजह से जो r रेडियस का सर्कुलर पाथ है उस पर रोटेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में बच्चों एक m मास का पार्टिकल है और ये भी दूसरा भी m मास का पार्टिकल है। इसकी स्पीड हम दिखा देते हैं, ये v हो गया, और इसकी स्पीड बच्चों हम दिखा देते हैं, ये v हो गया। दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स की वजह से एक राउंड में r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा। बोले तो आपको कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है, जो टाइम पीरियड होगा हर एक के लिए उसको आपको डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर पाथ पर है तो इसका मतलब दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो दो मास के बीच में हो गया, आउटवर्ड लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। दोनों को हम जैसे इक्वल करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया G, दो मास सही है, दोनों का प्रोडक्ट बच्चों कितना m², और दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r और r कितना 2r। और याद रखिएगा जब भी बच्चों ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स की बात आएगी इसका मतलब है दोनों अगर सर्कुलर पाथ पर तो डायमेट्रिकली होंगे, और डायमेट्रिकल होंगे तो रेडियस कितनी है r, तो डायमीटर कितना हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 4r² इक्वल टू, हमारे पास में पूछा गया टाइम पीरियड। दो ऑप्शन है, एक तो आप कह सकते हैं FCP या FCA इक्वल टू क्या बोले भाई mv²/r, या बच्चों आप कह सकते हैं mr², या आप कह सकते हैं mr4π²/t², या बच्चों आप कह सकते हैं mr4π² और लीनियर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। आपको टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार के लिए तो बच्चों हम पुट कर देते हैं mr²। देखो एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा Gm/4r², और ये हमारे पास हो गया r। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, कितना 2π/t। जैसे ही बच्चों होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4π²/t²।
ये टी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं। टी स्क्वायर को इधर ले आओ तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये कितना आर क्यूब। नीचे हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों? जी एम। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ टी इक्वल टू 4 पाई अपॉन में कितना रूट जी एम, आर की पावर कितना हो गया? 3/2। अगर आपको टाइम पीरियड के साथ में रिलेशन पूछता है तब बोलोगे टी जो है वो आर की पावर 3/2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं तो बच्चों टाइम पीरियड ये हो जाएगा। नहीं, आप दूसरे तरीके से अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगा लो, वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बच्चों हम ऐसा भी जानते हैं कि एक होता है टी इक्वल टू 2πr/v, और वो जो v की वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपके पास में टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और चाहे आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स की बात करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसका मतलब दो पार्टिकल हैं तो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर होंगे। कहने का मतलब है दोनों उसके डायमेट्रिकली पॉइंट पर ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आता है कि हमारे पास में 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं और तीनों के तीनों पार्टिकल हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर रखें। तो आप ऐसा मानो कि ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ पर भी कितना मास है? m। बच्चों यहाँ पर भी कितना? m मास। यहाँ पर भी कितना? m मास। और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने लग जाते हैं। तो भैया इसमें बच्चों आपको पूछा गया लीनियर स्पीड कितनी होगी। जो आपको चाल पूछी गई है, कक्षीय चाल या सर्कुलर पाथ पर जो स्पीड है वो कितनी आएगी। पहले तो हम ये नोटिस करें कि यार इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है। लेंथ ऑफ ईच साइड है बच्चों स्मॉल l। और अब ये बताइएगा कि अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी। तो सेंटर से जो ये लाइन यहाँ मिलेगी बच्चों, ये क्या है? रेडियस है। और ये हम ये जानते हैं कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? l/√3 हो जाएगी। अब ये बताओ कि यहाँ जब सर्कुलर पाथ पर ये रोटेट कर रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, जो हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से कि भाई अगर देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम ही है। और बच्चों अगर कोई दो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है और दोनों के बीच में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल कितना है? 60। ये भी कितना? 60। बच्चों ये भी पूरा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई दो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है तो उनका थीटा के हिसाब से क्या बनेगा। तो एक चीज़ आपको बच्चों ध्यान रखनी है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F बोल दें और ये बोले कि थीटा इक्वल टू 0 है तो हमारे पास में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू आ जाए 60 डिग्री तो हम बोलेंगे एफ नेट हमारे पास में कितना आ जाएगा? √3F। बच्चों थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे एफ नेट कितना हो जाएगा? √2F हो जाएगा। अगर हम ये कह दें कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ गया है तो भाई एफ नेट हमारे पास में कितना हो जाएगा? F ही हो जाएगा। बच्चों थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए तो हमारे पास में नेट फोर्स कितना होता है? 0। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको माइंड में सेट रखनी है। अब कोई दो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, वो मैग्नीट्यूड है कितना? तो हम ये कह सकते हैं F इक्वल टू G, m स्क्वायर। दोनों के सेंटर ऑफ मासों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? वो डिस्टेंस बच्चों हमारे पास में हो जाएगी, लेंथ L है तो ये आ गया L स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा, कितना हो जाएगा? सेंटर की तरफ जाएगा ही जाएगा। और ये आपके पास में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बच्चों हम कह सकते हैं FCF इक्वल टू FG। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने टाइम हो जाएगा? √3 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रख रहे हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। बच्चों √3 ऐसा कैसा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी?
एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमारे पास में है Gm² अपॉन में कितना L²। बच्चों यहाँ जो रेडियस है वो कितनी हो गई L/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1m से 1m कैंसिल आउट, V² अपॉन L/√3 ये कितना √3 Gm अपॉन बच्चों कितना हो गया L²। एक L से एक L क्या हो गया कैंसिल आउट, √3 और √3 एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट हो गए, V इक्वल टू कितना आ गया भाई Gm अपॉन कितना L। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट L डो नॉट इक्वल टू R, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं R की वैल्यू कितनी है L/√3।